टिपिकल चॉइस। चलिए भाई पहला। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बैठो। नहीं, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बैच में टेस्ट के बाद बोला था और एक में शायद आज, जब उन्होंने बोला तो 5 बजे बोला था, 5 या फिर 5:30। अरे कोई नहीं आएगा। हाँ बैठेंगे उसमें। क्वेश्चन लिखो। किसी नेज अर्धचालक के लिए, क्वेश्चन है, किसी नेज अर्धचालक के लिए, नेज मतलब के लिए, उसके सिरों के मध्य विभवांतर लगाने पर, उसके सिरों के मध्य विभवांतर लगाने पर निम्न में से कौन से निम्न में से कौन से ऑब्लिक कौन सा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कथन सही होगा या होंगे? आई मतलब करंट है, एन मतलब सांद्रता है या फिर घनत्व है प्रति एकांक आयतन पे इलेक्ट्रॉन और होल्स की, एन मतलब। अरे ऑप्शन ही लिखते रहो, आंसर तो बता दो भैया यार। फर्स्ट भी हो, किसी का आंसर फर्स्ट है यार। शुद्ध है यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो प्रति एकांक आयतन में वैल्यू है वो तो सेम रहेगी। करंट के बारे में देख लेते हैं, करंट भी सेम रहेगा क्या? करंट कैसे लिखते हैं भाई? आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अच्छा, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो चाहे होल्स के लिखो, लिखने के लिए बस यही वाला तरीका है। लेकिन यहां पर देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, म्यू इंटू ई? अच्छा, विभवांतर एक ही लगा है तो सबके लिए विद्युत क्षेत्र भी एक ही होगा। ये वाली वैल्यू दोनों में सेम, सबका दोनों का आवेश सेम। अच्छा, एक ही तो अर्ध वो है सैंपल, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, क्या अलग अलग है? तो म्यू इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होता है तो करंट भी इलेक्ट्रॉन वाले ने ज्यादा दिया होगा। तो हमारे पास में ये फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो सेकंड और फोर्थ सही है, बाकी गलत है। तो नंबर, अरे एन ई और एन एच बराबर होने के बावजूद भी गतिशीलता के कारण करंट इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 केल्विन ताप पर किसी नेज अर्धचालक में किसी नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल युग्म
की संख्या 1.072 इंटू 10 की घात 10 है, 10 की घात 10 प्रति घन सेंटीमीटर है। यार ये इलेक्ट्रॉन होल युग्म क्या लिख दिया यार, क्यों लिख दिया युग्म, ये वर्ड क्यों यूज किया? अरे शुद्ध नहीं, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल्स। तो यार या तो 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल लिखो, या फिर एक युग्म वर्ड लिख दिया कि इतने ही इलेक्ट्रॉन है और इतने ही होल्स हैं। ये एन ई एन है या नहीं है, स्मॉल एन, ये स्मॉल एन है या नहीं है? स्मॉल एन, स्मॉल एन लिखते हैं ना, एन। अरे प्रति एकांक आयतन ही तो है, माना उसकी एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन है तो ये प्रति एकांक आयतन ही। तो 300 केल्विन ताप पर अर्धचालक की चालकता ज्ञात कीजिए। 300 केल्विन ताप पर अर्धचालक की चालकता ज्ञात कीजिए यदि इलेक्ट्रॉन तथा होल की गतिशीलता सामने लिखा हुआ है। 1350 इलेक्ट्रॉन के लिए और होल के लिए गतिशीलता 480 है। यूनिट ये होती गतिशीलता की। चालकता निकालना मतलब क्या निकालना है? सिग्मा। अच्छा, नेज वाले में किस किस के कारण होगी चालकता? दोनों के कारण। कोई बहुत ज्यादा और कोई बहुत कम होते ही नहीं है, तो दोनों के नंबर बराबर है, तो दोनों के कारण लेना पड़ेगा। अच्छा, चालकता लिखने का तरीका एन ई म्यू, और यहां पर भी एन ई म्यू, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और ये होल की चार्ज तो दोनों का सेम है। अच्छा, एन की वैल्यू भी सेम ही है, तो यार यहां पर एन आई ही लिख दूं एक तरह से, दोनों बराबर ही तो है यार, एन ई और एन एच तो बराबर ही होते हैं, तभी तो युग्म लिखा है। तो यार इससे अगर मैं कॉमन लूं तो ये एन आई ई, ये आ जाएगा म्यू ई प्लस म्यू एच। यूनिट्स का गेम है, देखो सेंटीमीटर वेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो देख लेना, हम यूनिट्स के साथ में लिख लेते हैं इसको। अच्छा, ये एन की वैल्यू कितनी है, ध्यान से सुनिए, 1.072 10 की घात 10। 10 की घात 10 ये क्या है, प्रति घन सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि हमें एंड में गड़बड़ ना लगे कि भाई कुछ सेंटीमीटर को चेंज करूं या ना करूं, जहां जरूरत पड़ेगी कर देंगे अगर ऑप्शन में लग रहा होगा तो। अच्छा, ये वाली वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात -19। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ो यहीं पर ही जोड़ दो यार। 500 और 1300, 500 1300 1800, 30 और बचा है 1830, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1830। ये आ रहा है ना, इसको 20 इधर दे दिया, 500, 500 और 1300 1830, ये आ गया। अच्छा, यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड। अच्छा यार, सेंटीमीटर स्क्वायर में यार एक बचेगा, एक बचेगा, ये समझ में आएगा? अरे यार इसको सोल्व तो करो फिर। इसकी वैल्यू आएगी 3.1 इंटू 10 की घात -6, -19 तो ये है, -9, हाँ आ गया ना, 3 इधर 1.8, तो 3 इधर आ गया, 9 -6, 1.8 1.6 1.6 ले लें तो 2.5 तो ये आ गया, और ये 1 लगभग 3.1 ये आ गया। अच्छा, अब इसकी यूनिट देखो। अच्छा यार, ये शायद तुम्हें ये पता है क्या, रो और प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम में होता है। अच्छा, इसकी यूनिट ओम इंटू सेंटीमीटर, पता है क्या? अरे यार, ये करंट आर की वैल्यू देखो, रो एल बाय ए, ये ओम आ गया, ये मीटर स्क्वायर,
यानी कि यार ये वाली वैल्यू आ जाएगी ओम इनटू मीटर। तो ओम और मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लेकिन यहाँ मीटर थोड़ी ना चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है? तो ये ओम इंटू सेंटीमीटर बन जाएगा, लेकिन ये तो क्या है? प्रतिरोधकता। चालकता क्या आएगा इसका? उल्टा। तो यह जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर का इनवर्स व्युत्क्रम। ये यूनिट बन गई। अरे मैंने सेंटीमीटर लिखा ना, सेंटीमीटर में चलने दिया, अगर तो मीटर में चेंज करना तो और चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन एन टाइप के लिए होता और चालकता निकलवाता, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाली टर्म के लिए ही यूज करते हैं कि, मतलब इसका आधा ही आता। नहीं, अरे इलेक्ट्रॉन वाले में ये वाला मान बहुत ज्यादा आता, ये वैल्यू एन ही बहुत ज्यादा होता ना, तो चालकता तो इससे ज्यादा ही होती। और अगर पी टाइप होता तो ये वाला टर्म यूज करते, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन यार ये तो शुद्ध वाले हैं, तो दोनों ही यूज करने पड़ेंगे, दोनों ही थोड़े थोड़े आएंगे, लेकिन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये मॉडर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मैंने बताया अभी था। किसी अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल 2.48, 2.48, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अर्धचालक को उपयोग में लेने के लिए अधिकतम किस तरंगदैर्ध्य की, किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश, किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश इस पर आपतित कराया जा सकता है? पांच। याद करो, हमने वो कल लास्ट क्लास के अंदर भी ऐसा कुछ काम किया था यार। ये हमारे पास में सेमीकंडक्टर है, इसके बीच में ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है डेल्टा Eg। अच्छा, इलेक्ट इसको काम में लेना, यानी कि यहां से उठा के इलेक्ट्रॉन को इधर फेंकना है, तभी तो यार ये चालकता चालन करवाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाना चाहिए और होल नीचे रहना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उधर भेजने के लिए कुछ तो ऊर्जा चाहिए होगी। तो ये जो ऊर्जा आ रही होगी ये बाहर से आ रही है। अच्छा, कहा क्या आएगी? फोटोन। क्या ये जो ऊर्जा है एच न्यू, इसका मान जो है वो डेल्टा Ag के बराबर या फिर उससे ज्यादा चाहिए, यानी कि एच सी बाय लेमडा के बराबर या फिर उससे ज्यादा चाहिए। अच्छा, अगर ये अधिकतम होगा तो ये वाली वैल्यू न्यूनतम। तो यहां से याद करो, ये वाली वैल्यू हमने अधिकतम लिखी थी, तो इसको हमने क्या कर दिया था? बराबर कितना? 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। क्या लिखूं? 12,400 अपॉन में लेमडा मैक्सिमम, ये एंगस्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है, ताकि ये वाली वैल्यू इधर से कैंसिल हो जाए, ये पूरा कैंसिल। तो यहां से लैम्डा अधिकतम की वैल्यू 12,400 अपॉन में ये 2.48 आया, और इसकी वैल्यू 5,000। ज्यादा ऊर्जा वाला अगर फोटोन लाइट डाली तो ऊर्जा, अरे ज्यादा तरंग दे दे रहे पे ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होती है तो ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो फिर ये काम में नहीं आ पाएगा, उपयोग में नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन।
बड़े किसी चालक में किसी चालक में मुक्त माध्य पथ 10⁻⁷ है। इस लाइन का मतलब क्या है? करंट में पढ़ा होगा। लैम्डा एम 10⁻⁷ है। इस लाइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, अरे चालक है, चालक में तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे अकेले, और इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं और भागते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब एक टक्कर की होगी और दूसरी टक्कर करने जा रहा है तो उस दौरान बीच में कितना चला, ये क्या कहलाता है? वो दूरी मुक्त माध्य पथ, और वो कितनी है? 10⁻³ -7 मीटर। इसको और क्या लिख सकते? इसको और 1000 एंगस्ट्रॉन लिख सकते थे क्या? 1000 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁷, 10 एंगस्ट्रॉन तो उसकी रेंज होती है, जो तुमने वहां पढ़ा होगा चालकों में। मैंने तो ये क्वेश्चन बनाया तो 10⁻⁷ लिख दिया, इसमें क्वेश्चन में वैल्यू रख दी है तो हमने हुई। धातु के सिरों के मध्य आरोपित वह विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। जिससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। विद्युत क्षेत्र ई निकालना है। बहुत बेसिक सी चीज है, आधा अधूरा तो हमने ज्ञान दे रखा है पहले ही में। पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र कितना लगाएंगे गतिज ऊर्जा? विद्युत क्षेत्र लगाने पे क्या गतिज ऊर्जा आ जाती है क्या? वोल्टेज लगाने पे विद्युत क्षेत्र आता है, विद्युत क्षेत्र लगाने पे वोल्टेज नहीं आता है। गतिज ऊर्जा कब आती है? जब बल लगता है। और बल कब लगता है? जब विद्युत क्षेत्र हो। तो हमें पता है इस क्वेश्चन के अंदर, यार ये धातु है और ये धातु के सिरे हैं और यहां पर ये चलने लगे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यार 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, यानी कि यार कुछ ना कुछ तो विभवांतर लगाया गया होगा, तभी आया होगा। विभवांतर लगाया होगा तो विद्युत क्षेत्र आया होगा। विद्युत क्षेत्र आया है तो बल लगा होगा, Q इंटू ई। बल के कारण त्वरित हुआ होगा, जिसके कारण चाल बड़ी होगी और गतिज ऊर्जा आई होगी। ये अंदर की चीज है, वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यार गतिज ऊर्जा क्यों आई है? ये तो एंड रिजल्ट है गतिज ऊर्जा। जरूर कोई ना कोई विभवांतर लगाया होगा, क्योंकि किसी भी चार्ज को याद करो, किसी भी चार्ज को क्यू चार्ज है, अगर उसको मैंने त्वरित विभवांतर लगाया तो उसकी गति ऊर्जा वो क्यू इंटू त्वरित विभवांतर आता है। मॉडर्न में भी पढ़ा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी यूज किया था, है ना, निरोधी विभव में। तो यार ये कैसे आया होगा? यार जरूर बैटरी लगाई होगी। अब बैटरी लगाएंगे तो विभवांतर बन गया सिरों पे, और विभवांतर बन गया तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ विद्युत क्षेत्र आ गया। और विद्युत क्षेत्र में किसी भी चार्ज पर Q इंटू ई फोर्स लगता है, और Q इंटू ई फोर्स है तो त्वरण आ गया, त्वरण आ गया तो गति बढ़ गई, गति बढ़ गई तो गति ऊर्जा आ गई, जो पहले शायद नहीं होगी। तो यहां से ये वाली वैल्यू को मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कर दूं। अच्छा चार्ज कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन। तो त्वरित विभवांतर कितना आया होगा? ये तो हमने पहले भी बताया था। हाँ यार 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 5 वोल्ट ही बैटरी लगी होगी बाहर से, तभी जाके तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति ऊर्जा आई होगी। अब यहां पर तो विद्युत क्षेत्र बोला गया है। अच्छा यार विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा? ई बराबर, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र जो होता है वो तो वोल्ट पर मीटर होता है, ये मीटर दूरी ही तो है।
मतलब अगर विभवांतर लगाया तो यहां से यहां तक वो चल गया, फिर टक्कर करेगा। यानी कि यहां से ई की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो वोल्ट 5 वोल्ट, और ये मीन फ्री पाथ कितना है 10⁻⁷, तो यह जाएगा 5 × 10⁻⁷, और ये वोल्ट पर मीटर। भूल भी जाए ये वी बाई एल होता है या मल्टीप्लाई होता है, तो वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र की इकाई है, इससे भी याद आ सकता है। तार वापस, अच्छा ये एल में तुमने हमने मीन फ्री पाथ क्यों लिया, यही पूछ रहे हो ना यार। अगर हमारे पास, क्या ये विभवांतर देखो, क्या ये नियत विभवांतर है, ये नियत विभवांतर है। तो अगर ये विभवांतर नियत है, यानी कि शायद तुमने पढ़ा होगा कि अगर विभवांतर नियत होता है तो यार यहां से यहां पर विभवांतर अगर 5 वोल्ट का आया तो किसी भी दो जगह विभवांतर 5 का ही रहेगा। तो अगर मैंने यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चलाया तो इसके बीच की दूरी भी जो फिक्स है, तो ये V बाई एल यहां पर आ गया इलेक्ट्रिक क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा। विद्युत क्षेत्र अगर नियत नहीं रहता तो फिर त्वरण भी परिवर्ती होता, और परिवर्ती त्वरण नहीं होता, क्या आता है वो क्यू ई बाय एम, एक नियत आता है। मतलब त्वरण नियत है यानी कि बल भी नियत होगा, बल नियत होगा यानी कि ई नियत होगा, और ई नियत है तो मतलब वी भी हर जगह नियत रहेगा। होती है ना, वही तो बता रहे हैं हम, टक्कर हो रही है तभी तो हमने ये वाली चीज यहां पर यूज कर ली। टक्कर नहीं होती तो फिर तो करंट ही आता ही नहीं, टक्कर तो होती है। जब बैटरी नहीं लगाया तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद बैटरी लगाया तो भी टक्कर भी कर रहे हैं। लेकिन पहले जो रैंडम मोशन कर रहे थे वो घूम फिर करके वापस से यहीं आ रहे थे, लेकिन अब घूम फिर करके टक्कर कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां से इधर खिसक गए, हल्का सा खिसके, ड्रिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं अपवहन, हल्का सा अपवह, थोड़ा सा बहाव हुआ है हल्का सा वो। नेक्स्ट हेडिंग, क्वेश्चन के लिए काम कर रहे हैं, अगला वाला भी, अगले 3-4 क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया वाला आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जो लास्ट क्लास में सब बता दिया था, बस 1-2 लाइनें और ऐड करनी है अभी उसमें क्वेश्चन के लिए। हेडिंग डालो छोटी सी, बहुत छोटी सी, द्रव्यमान क्रिया नियम, द्रव्यमान क्रिया नियम, इंग्लिश में भी लिख देता हूं एक बार कहीं दिख जाए, मास एक्शन लो। अच्छा यार, ये बाह्य अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक वाला एन टाइप या पी टाइप वाला, वो किससे बनाया होगा? बाह्य अर्धचालक जो बनाया है जिसमें हमने अशुद्धि मिलाई है, वो किस चीज से में बनाया होगा? पहले कभी ना कभी शुद्ध रहा होगा, तो मतलब शुद्ध से ही अशुद्ध बनाया है एक तरह से। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया यार ये शुद्ध यानी कि इंट्रिंसिक है, और मैं क्या कर रहा हूं, उसी को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं अशुद्धि मिलाकर, बाह्य यानी कि एक्सट्रिंसिक में। तो चाहे एन टाइप का हो चाहे पी टाइप का हो। अच्छा अगर ये इंट्रिंसिक यानी कि शुद्ध या नेज था, तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल बराबर बराबर थे? अच्छा इलेक्ट्रॉन की संख्या को मैं ये बोलता हूँ, और संख्या को भी यही बोल देता हूँ, तो मैंने उन दोनों को गुणा कर दिया। ये मास क्रिया नियम क्या बोलता है कि दोनों के दोनों जो आवेश वाहक थे इलेक्ट्रॉन होल्स, उन दोनों के नंबर को मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये दोनों बराबर ही थे तो मैंने दोनों को आई ही नाम दे दिया, वरना तो ई और एच भी लिख सकते थे। अब यार जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, तो अगर एन टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूं एन वाले में, तो क्या ज्यादा बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? क्या इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? अशुद्धि से। कॉमन सेंस ये कहता है, मान लो यार ये 1 लाख है, तो ये भी कितने होंगे? लेकिन जब हमने बाहर से अशुद्धि मिलाई पेंटावेलेंट पंच संयोजी, तो उसमें हर एक अशुद्धि वाले आयन से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया। क्या वहां पर तब ताप द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं बन रहे होंगे? लेकिन कम बन रहे होंगे, इसलिए हम उनको नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो हमारे पास में अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो मैंने यहां मान लिया, अब इलेक्ट्रॉन यहां मान लो ये बढ़ गए, Ni। होल्स कौन से होंगे? एन बढ़े ना, पहले तो ये थे, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये किसने बढ़ाए? अशुद्धि ने। होल्स, पहले कंसेप्ट ये बोलता है पहले वाले होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं, तो ये एन एच और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है।
वापस से सुने क्या होता है। मान लो ये 1 लाख है तो ये भी 1 लाख है स्टार्टिंग में। कॉमन सेंस ये कहता है कि हमने 1 लाख में बाहर से 10,000 अशुद्धि के आयन डाल दिए। अशुद्धि डाल दिया तो 10,000 डालें और 1 से 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो 10 अच्छा 1 मिनट, ये हमने 1 लाख बताया ना, तो 1 लाख के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही आएंगे इलेक्ट्रॉन। ये 1 लाख मैंने सिलिकॉन के परमाणु थोड़ी ना बोले, 1 लाख मैंने क्या बोले, इलेक्ट्रॉन। मतलब परमाणु तो बहुत होंगे, 10 की घात 12 में से 1 लाख आए होंगे। 10 की घात 11 में से 1 बनता है तो 1 लाख आने में कितना आया होगा, वो बहुत ज्यादा है। तो मान लो ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, और मान लो ये हो गया 5 लाख, मान लिया 5 लाख। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि यार ये अगर 5 लाख हो गए तो यार ये होल जो है वो तो अभी भी वही होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। लेकिन सोचे अगर होल तो पहले के 1 लाख ही है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से बढ़ गई है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और क्रिस्टल में होल है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में आ गए वो होल में घुस जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन कर देंगे, और रिकॉम्बिनेशन कर देंगे तो होल पहले से कम हो जाते हैं, जितने पहले थे उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन लाए हैं और हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाए हैं, तो वो उन गड्ढों में घुस के उनको बंद कर देंगे। तो ये जो होल थे पहले वो पहले से कम हो जाएंगे। यही कारण है कि यार अगर ये इलेक्ट्रॉन था पहले का तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से बढ़ गया, और होल पहले से कम होगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा तो फिर होल कम होना चाहिए। ये तो एन टाइप में हुआ। अच्छा मान लो पी टाइप बना रहा हूं, पी टाइप, तो पी टाइप में कौन ज्यादा आएंगे, होल्स। तो होल्स ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि होल्स अगर मैंने 5 लाख कर दिए तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहले थे, जो कि पहले बहुत कम थे, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो होल में घुस जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो जाएंगे, ये फिक्स है। तो अगर एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, वो बाहर से कारण किसी कारण से बढ़े हैं, लेकिन जो पहले होल थे वो कम हो जाते हैं। और अगर पी टाइप बना रहे हैं तो होल्स बढ़ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ताकि दोनों इनिशियल और फाइनल मल्टीप्लाई बराबर हो। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे ध्यान से सुनिए, वो सब भूल जाना जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर एग्जांपल लेके दिया था, 1 मोल कि 10 की घात 23 में से इतने इतने इतने, वो 10 की घात 15, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। अब यहाँ क्वेश्चन में बोलेगा कि कितना सैंपल है, यहां बताएगा तो वो मैथ्स लगेगी हल्की फुल्की। दूसरी चीज, अगर मुझसे पूछा जा रहा है एन टाइप है, एन टाइप, अच्छा एन टाइप में क्या ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले हैं, क्या दूसरे नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है। तो ये अशुद्धि वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं ये तो एग्जांपल छोड़ो, अशुद्धि वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बहुत ज्यादा। कितने, किससे किसी से तो कंपेयर करो कि जितने अशुद्धि के परमाणु आए हैं, एक अशुद्धि का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मुझे यह बता दे कोई कि पूरे सैंपल में मैंने कितने अशुद्धि के फास्फोरस डाले हैं, फास्फोरस पेंटावेलेंट 5 वाला, तो फास्फोरस कितने हैं, तो मैं 1 से 1 इलेक्ट्रॉन बताऊंगा तो इतने से इतने आ जाएगा। तो अगर तुमसे ये वाली चीज पूछी जा रही है और अगर वो दिया हुआ है कि दाता परमाणु आयन कौन सा है, अचल, अचल दाता मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एनडी और एनई बराबर होता है, याद करो। अच्छा ऐसे अगर पी टाइप बना रहे हैं तो वहां पर आयन जो अचल वाला होता है वो ग्राही होता है, क्योंकि पी टाइप में होल लेके आता है और होल वो कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो नेगेटिव खुद बनता है। एल्यूमिनियम नेगेटिव बना था, और एल्यूमिनियम नेगेटिव बना था तो यार अगर अच्छा होल भी कैसे आए थे, एक अशुद्धि के साथ में एक होल। तो अगर तुम ये वाली वैल्यू निकाल रहे हो तो अगर ये निकाल लिया यानी कि एन ए आ गया, एक्सेप्टर एन, या फिर अगर एक्सेप्टर वाले दिए हुए हैं तो एनएच आ गया। तो ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अगर हमसे किसी क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू पता करना है तो या तो वो नंबर में कहीं ना कहीं देगा, या फिर वो दाता परमाणु की संख्या दे देगा, क्योंकि जितने दाता परमाणु उतने ही तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक दाता से एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकला था, ऐसे एक ग्राही से एक ही तो होल आया था। तो कई बार ये एनडी के बराबर और ये एन ए के बराबर से भी आ जाता है, वरना तो हमें स्टार्टिंग में ये और ये बराबर करना है। क्वेश्चन क्या बनेंगे वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बोला जाएगा एक नेज अर्धचालक है, इसमें इतने इतने ये और इतने इतने ये है। अब इतने इतने तो क्या बोलेगा, दोनों बराबर ही होते स्टार्टिंग में, तो एन ई और एन एच बराबर होते हैं, तो वो क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन और होल का युग्म संख्या इतनी है। अगर इसको एन टाइप में कन्वर्ट करना है तो एन टाइप में कन्वर्ट करने पे क्या बढ़ा दिया, तो अगर वो बोल दे इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो पूछेगा ये कितने होंगे, बता सकते हैं इससे, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। या फिर वो ये बताया ही नहीं कि ये कितने हैं, वो ये
है कि हमने डोपिंग जो की है बाहर से वो इस अनुपात में की है। तो अगर इस की है तो हम ये बता सकते हैं कि पूरे सैंपल में कितने बाहर के दाता परमाणु आए होंगे। अगर जैसे हमने वो 10⁻8 बनाया था तो हमने निकाले थे उस एग्जाम्पल में 10⁻23 में से 10⁻15 आए थे, वो तो मैंने माना था ना। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लिखो 4 क्वेश्चन बैक टू बैक करेंगे, उससे आंसर आएंगे। पी टाइप में उल्टा हो जाएगा, NE कम हो जाएगा, NH बढ़ जाएगा। स्टार्ट करें? चलिए भाई, पहला क्वेश्चन ऐसा करता हूं, मैं 4 क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं, फिर एक एक करके सबको एक साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना, जगह छोड़ देना चाहे तो, क्योंकि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। नेज सिलिकॉन क्रिस्टल को पी टाइप के अर्धचालक में औसतन एक इंडियम परमाणु, औसतन एक इंडियम, इंडियम क्या होता है? अशुद्धि होती है, कौन सी वाली? बैंगन, आलू, गाजर, कौन सी पी टाइप में? तो 3 वाले ही तो जोड़ेंगे। पी टाइप के लिए तो त्रिसंयोजी जोड़ा जाएगा। औसतन एक इंडियम परमाणु प्रति 5 × 10⁻7, 5 × 10⁻7 सिलिकॉन परमाणुओं में जोड़कर बनाया जाता है। क्वेश्चन लाइन वापस से पढ़ लो खुद से, क्या लिखा है। ये क्या नंबर दिया हुआ है? एक इंडियम, ये 5 × 10⁻7, ये क्या है? मतलब हर 5 × 10⁻7 सिलिकॉन में एक इंडियम, ये क्या बोलते हैं? डोपिंग सांद्रता। जो हम 10⁸ मान रहे थे और एवरेज, उसने क्वेश्चन में बोला ये मानना है, मतलब ये मानना है। तो सैंपल में ग्राही आयनों की प्रति घन मीटर, तो सैंपल में ग्राही आयनों की, ग्राही होंगे ना इसमें, क्योंकि होल वाले आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बनेंगे। ग्राही आयनों की प्रति घन मीटर में संख्या ज्ञात कीजिए यदि सैंपल में 5 × 10⁻28
5 × 10⁻28 सिलिकॉन परमाणु प्रति घन सेंटीमीटर उपस्थित है। यदि सिलिकॉन में 5 × 10⁻28 सिलिकॉन परमाणु प्रति घन सेंटीमीटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगह छोड़ दो, 5 6 10 लाइन जो भी है, 5 6 लाइन छोड़ देना या फिर बाद में एक साथ लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 केल्विन ताप पर 300 केल्विन ताप पर नेज सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन होल युग्म की सांद्रता 300 केल्विन ताप पर नेज सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन होल युग्म की सांद्रता 1.5 इंटू 10⁻16 1.5 इंटू 10⁻16 प्रति मीटर क्यूब है। यदि इसे +16 ही बोला ना, यदि इसे फास्फोरस को मिलाकर एन टाइप के अर्धचालक में परिवर्तित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़कर 4.5 इंटू 10⁻22 4.5 इंटू 10⁻22 प्रति मीटर क्यूब हो जाती है। 4.5 इंटू 10⁻22 प्रति मीटर क्यूब हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन, अचल दाता आयनों की सांद्रता सांद्रता का मतलब घनत्व ही है ना, प्रति एकांक आयतन में सांद्रता। सेकंड क्वेश्चन, होल्स की सांद्रता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, 5 इंटू 10⁻28 5 इंटू 10⁻28 परमाणु प्रति घन मीटर 5 इंटू 10⁻28 परमाणु प्रति घन मीटर घनत्व वाले सिलिकॉन के शुद्ध क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन होल युग्म की सांद्रता 5 इंटू 10⁻28 परमाणु प्रति घन मीटर घनत्व के शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन होल युग्म की सांद्रता 1.5 इंटू 10⁻16 प्रति मीटर क्यूब है। 1.5 इंटू 10⁻16 प्रति मीटर क्यूब है। यदि इसे 1 ppm, केमिस्ट्री आ गई थोड़ी, 1 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, मतलब 10⁻6 में 1, 1 ppm है ना, 10⁻6 में 1। यदि इसे 1 ppm आर्सेनिक अपमिश्रक द्वारा किसमें कन्वर्ट करेंगे, पी में या एन में, क्योंकि आर्सेनिक पंच संयोजी द्वारा एन टाइप में परिवर्तित किया जाए तो सैंपल में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की सांद्रता कितनी हो जाएगी।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में परिवर्तित कर दिया जाए तो सैंपल में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की सांद्रता कितनी हो जाएगी? लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली। यदि सिलिकॉन अर्धचालक में कंट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? यदि सिलिकॉन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल द्वारा करंट का, धारा का योगदान 3:1 में है, मतलब क्या है ये? क्या है 3:1 में? क्या चीज है? दोनों में दोनों की धारा का योगदान, मतलब आई ई और आई एच का रेशो, आई है ना। तो इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या घनत्व का अनुपात क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या घनत्व का अनुपात क्या होगा यदि उनकी अपवन वेग का अनुपात 5:2 है? यदि उनके अपवन वेग का अनुपात 5:2 है। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, इजी है सबसे, कुछ काम का नहीं है, मतलब इस तरह ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। ये मैंने लिख दिया कि जो जो दिया हुआ है क्या पूछा है, अब तुम सोचो क्या करोगे यार, मैं क्या बताऊं। अच्छा ये एन कहाँ छुपे हुए हैं? धारा का अनुपात दिया है, अपवन वेग का अनुपात दिया है और उनकी संख्या घनत्व का अनुपात पूछा है, ये कहाँ छुपे होते हैं? आई में तो छुपे हुए हैं, हर एक के आई में एन ई ए वी डी, तो यहां पर ही तो छुपे हुए हैं, तो यहीं पर उठा लेते हैं इसको। तो यहां पर आ जाएगा ये एन ई, ये ई ए और ये वी डी, ये वाली वैल्यू। अच्छा ये एन एच, चार्ज तो ई ही आएगा, ए और ये वी डी, ये वाला अनुपात 3:1 है। अच्छा चीजें तो कुछ कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा ये एन ई अपॉन में एन एच, ये वी डी बाई वी ई बाई एच का ड्रिफ्ट 5/2, कितना आ रहा भाई ये? अरे यार ये तो आ जाना चाहिए, सबसे इजी था यार, 6/5। मुझे बस ये बता दो, ये शुद्ध अर्धचालक है क्या? आंसर से पता नहीं, शुद्ध होता तो 1:1 आता ना, बराबर होते हैं ना शुद्ध में तो, मतलब थोड़ा सा ई ज्यादा है। एन टाइप है लेकिन उसमें भी अच्छे से नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर एन टाइप होता तो ई बहुत ज्यादा होता, ये तो 20% ही ज्यादा है बस। अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, सबसे पहला वो मजेदार है। करो करो करो।
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एन ए ग्राही आयनों की संख्या। अरे एक्सेप्टर आयंस एन ए तो पूछा जा रहा है, पढ़ो तो सही, थर्ड लाइन है शायद कि, और वो भी उसमें भी एक और वर्ड दिखाया हुआ है, प्रति प्रति घन मीटर में, और बाकी सारी वैल्यूज देखो किस में दी है, प्रति घन सेंटीमीटर में दी है। अबे कुछ भी 27 हो सकता है, 27 होगा या 16 15 होगा, इनमें से एक होगा, 27 15 21 इनमें से कुछ आने। चलिए भाई ध्यान से सुनिए क्या चीज है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास में पहले जो शुद्ध था, ये पूछा जा रहा है ना, पहले जो शुद्ध था उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं भाई, इंडियम, और उसको किस में चेंज कर रहे हैं, पी टाइप में। ये मैं थोड़ी सी बस भूमिका बना रहा हूं कि क्या चल रहा है कहानी, है ना यार। अब ऐड कर रहे हैं और ऐड करने की सांद्रता भी पता होनी चाहिए। उसने क्या बोला है, हर 5 × 10 की घात सिलिकन में औसतन 1 इंडियम डाला है। अच्छा ये जो इंडियम है, क्या यही इलेक्ट्रॉन देगा, क्या यही एक्सेप्टर, सॉरी पी टाइप है ना, यही होल देगा और यही इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बनेगा, मतलब ये। तो अगर मुझे ये पता चल जाए, ये तो पता चला इतने सिलिकॉन में एक, मुझे पता चल जाए पूरे सैंपल में कितने हैं, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि कितने आने वाले हैं। अच्छा उसने बताया है क्या सैंपल में सिलिकॉन कितने हैं? यार एक सिलिकॉन में कितने आएंगे, ये यूनिटरी मेथड वही, 10 पेंसिल इतने की आती है तो दो कितने की आएगी। यार एक सिलिकॉन में इतने होंगे और उसमें कितने, 5 × 10 की घात 28। ये सिलिकॉन किस में, प्रति घन सेंटीमीटर में इतने हैं, और प्रति घन सेंटीमीटर में अगर इतने हैं तो ये 1/10 की ये वाली वैल्यू इंटू 5 × 10 की घात 28, ये इंडियम जो आएंगे ये भी प्रति घन में ही आएंगे, सेंटीमीटर में। क्योंकि अगर इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्वेश्चन में बोला इतने हैं पूरे सैंपल में, तो यार टोटल इंडियम ये कितने आने वाले, 5 से 5 गया तो 10 की घात 21 ये इंडियम आए, और ये कितने आए प्रति घन सेंटीमीटर में। क्या ये इंडियम ही ग्राहित है, क्या ये इंडियम ही होल की संख्या भी होगी, एक इंडियम से एक होल तो इतनों से कितना। तो यार अगर मेरे से पूछा जाए ग्राही, तो यही तो है वो ग्राही, तो एन ए की वैल्यू ये है। इवन एन ए नहीं, एन एच भी, स्मॉल एन एच भी यही है, क्योंकि एक ग्राही एक होल देगा तो यही होल की संख्या और यही ग्राही आयन भी है। लेकिन ये प्रति घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में, और पूछा किस में है। तो यार 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है तो मीटर क्यूब में तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो क्या करूं, 600, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ये इंडियम नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 की घात -6 मीटर क्यूब तो आ जाएगा 10 की घात 27 इंडियम प्रति मीटर क्यूब। ये आंसर आया। देख लेना भाई, यूनिट का गेम है इस क्वेश्चन में, और क्या ही है और बाकी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वरना देखो कोई फॉर्मूला नहीं है। जिसने कल की कहानियां सुनी होगी लास्ट क्लास की, वो इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, ग्राही और दाता इनमें अंतर पहचान पाओगे।
अगला नहीं पढ़ा के नहीं किया क्या? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहली लाइन देखो। 300 केल्विन पर एक शुद्ध नेज सिलिकॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स इतने इतने हैं। अरे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं यार। यदि इसे पी में कन्वर्ट नहीं, इसे इसमें फास्फोरस मिला के, फास्फोरस तो 5 संयोजी है, तो फिर एन टाइप में मतलब क्या बढ़ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो होल्स कम होंगे। तो उसने पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़कर इतनी हो गई है, तो अचल दाता, अरे एन टाइप में दाता आते हैं क्या? क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजोरिटी है, वो बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यक अगर इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर वही है, तो फिर तो उसको न्यूट्रल करने के लिए प्लस वाला अचल होना चाहिए, यानी कि दाता। तो उसने क्वेश्चन में यही वाली चीज बहुत आसान है भाई, इसमें तो सीधा वो मास एक्शन लग जाएगा। एन आई और एन आई, यानी कि एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू एन ई इंटू एन एच। कितना है भाई पहले युग्म? 1.5 इंटू 10 की घात 16, 2 बार। तो ये 2 बार ऐसे लिख दिया। और इलेक्ट्रॉन की सांद्रता 4.5 इंटू 10 की घात 22। देख लो भैया, अगर पहले इलेक्ट्रॉन ये हुआ होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन इतने हो गए हैं। इम्प्यूरिटी ने 10 की घात 6 गुना बढ़ा दिया। 10 की घात 6 गुना बढ़ा दी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इम्प्यूरिटीज ने बाहर से, फास्फोरस ने। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है यार। और अगर ये पूछा जा रहा है तो क्या ही है, ये तो कुछ नहीं है। ये 3, अच्छा ये 32 बनेंगे और ये 22 है तो 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3.5। एन एच की वैल्यू 5 इंटू 10 की घात 9। वही तो है, माइनस के साथ जाएगी संख्या। ये 32 है, ये 22 है, तो 10 बचा। लेकिन यार यहां से ये 0.5, तो 0.5 इंटू 10 की घात 10, तो 5 इंटू 10 की घात 9। ये सब किस में थे? प्रति प्रति मीटर क्यूब में। तो ये प्रति मीटर क्यूब में, अरे ये तो सेकंड, सेकंड में यही तो पूछा है होल्स की संख्या। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है पहला? अचल डोनर यानी कि दाता। अरे कितने होते ही हैं? जितने इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो इसी ने तो दिए होंगे, हर एक ने। अच्छा दूसरे ताप द्वारा उत्पादित भी आए होंगे, लेकिन वो तो बहुत कम है। तो यार ये वाली वैल्यू कितनी? 4.5 इंटू 10 की घात 22 प्रति मीटर क्यूब। क्या है पता नहीं मुझे, क्वेश्चन नहीं। पीपीएम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है जो आर्सेनिक मिलाया गया है वो एक पीपीएम है, यानी कि 10 की घात 6 में एक। यार ऐसे तो बोलते केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ भी चीज मिलाई जा रही है इतने पीपीएम, यानी कि हर 10 की घात 6 में वो एक चीज मिलाई गई है, इसका मतलब 1 पीपीएम होता है। अरे 10 की घात 6 में क्या? 10 की घात 6 सिलिकॉन में एक आर्सेनिक, क्या ये डोपिंग सांद्रता नहीं होगी? यार पीपीएम जो मिलाया जाता है वही तो सांद्रता है, बाहर से मिलाई गई। तो यार ये तो सांद्रता। और कितने सिलिकॉन दिए मैं? 5 इंटू 10। यार अगर इतने सिलिकॉन में एक आर्सेनिक है, अच्छा ये आर्सेनिक कौन सी कैटेगरी का है? ये पंच संयोजी है, तो यार ये इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर जितने ये आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ये आएंगे उतने ही एनडी भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन देता है? दाता वाला। तो ये एनडी भी आएगा और यही एन स्मॉल एन ई भी आएगा। तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अच्छा एक सिलिकॉन से कितना आएगा यार? 1/10 की घात 6 आर्सेनिक। अच्छा कितने हैं? 5 इंटू 10 की घात 28। तो 5 इंटू 10 की घात 28 में कितना आने वाला है? 5 इंटू 10 की घात 22 है 28। यह आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात 22। ये आर्सेनिक आया। अच्छा वो यूनिट भी बता दो, एक घन सेंटीमीटर या मीटर क्यूब है? मीटर क्यूब। तो ये इतने मीटर क्यूब में आया, तो ये इतने मीटर क्यूब में। क्यों पहला क्वेश्चन कुछ पूछा है? इलेक्ट्रॉन और होल्स। अच्छा क्या ये दाता है?
तो यार ये एनडी है, तो जो एनडी होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहला वाला एनई की वैल्यू तो एनडी के बराबर ही होगा, यानी कि 5 × 10⁻22 एनडी मीटर क्यूब। एक तो ये आ गया। अच्छा, होल्स की संख्या, हाँ मास एक्शन द्रव्यमान क्रिया वाला लगा दें, तो क्योंकि उसने शायद पहले के भी दिए हुए हैं कि पहला युग्म कितना है। तो अगर मुझे इसमें एन एच निकालना है, तो मुझे पता है यार ये एन आई का स्क्वायर एन ई इंटू एन एच। यार ये वाली वैल्यू कितनी थी, 1.5 इंटू 10⁻16। अच्छा ये अभी भी दूसरे वाला भी इतना ही होगा। अच्छा ये वाली वैल्यू एन ई कितना आ गया, 5 × 10⁻22, ये एन एच। अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्या इन दोनों में से पहले एक एन ई और एक एन एच रहा होगा? और मैंने बोला था अगर एन टाइप बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो होल्स रिकॉम्बिनेशन के कारण कम होंगे, देखना भी कम होंगे। तो यहां से यार ये 22 16 और ये क्या बचेगा, 10⁻10, यही होगा। अच्छा ये यहां से एन एच की वैल्यू यह जाएगा 2.25, 15 और 15 225, ये अपॉन में ये 5 × 10⁻10, यही हो रहा है। कितना आने वाला है ये, 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। पहले कितने थे ये, 16। अगर ये होल्स हैं, पहले अगर एक इनमें से कोई एक होल होगा 16, अब 10⁻9, अरे 10⁻7 गुना कम हो गए, इतने रिकॉम्बिनेशन में चले गए। समझ में आई कि भाई ये वेराइटीज। अब अगर जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे वो एक सेकंड चल, उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं बना हो तो एक बार फिर से ट्राई करना, आज ज्यादा क्लियर हुए होंगे। पहले तो मैंने यूं ही ट्राई करने के लिए दिए थे, ये सारी चीज तो पढ़ ली थी। मास सेक्शन वाले अटके होंगे थोड़े बहुत, अगर आया हूं मेरे ख्याल से 40 तक तो मास सेक्शन वाले भी नहीं है। इसके बाद हेडिंग डालें पी एन जंक्शन। बड़े पी एन जंक्शन, इंग्लिश हिंदी में एक और लिख देना, पी एन जंक्शन की जगह संधि भी बोलते, पी एन संधि। और इसी को एक नाम दिया जाता है डायोड, जिसको हिंदी में ऐसे डायोड ऐसे लिखा, यही डायोड है। इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई ये वाला भी बहुत। इसमें लिखे यदि पी टाइप तथा एन टाइप, यदि पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालकों को एक दूसरे के समीप रख दिया जाता है तो पीएन संधि का निर्माण होता है, ब्रैकेट में डायोड। तो पीएन संधि ब्रैकेट में डायोड का निर्माण होता है। नेक्स्ट लाइन, इसके निर्माण के दौरान, इसके निर्माण के दौरान निम्न दो प्रकार की धाराएं, करंट, निम्न दो प्रकार की धाराएं या करंट
बनती है। पहला, विसरण धारा, विसरण धारा ब्रैकेट में डिफ्यूजन करंट, सेकंड अपवहन धारा, अपवहन धारा ड्रिफ्ट करंट। चलिए भाई, ये तो हमने बस बताया कि क्या है, कैसे बनती है अब बताता हूं मैं, जितना हो पाएगा भी आज तो वो तो करते हैं। यार मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा पुराना सब रिवाइज होगा जितना भी पढ़ा है ना। डायग्राम थोड़ा साफ सुंदर अच्छा बड़ा बनाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यार मैंने एक सेमीकंडक्टर ये ले लिया और एक सेमीकंडक्टर ये ले लिया। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि भैया जब भी हमें पीएन जंक्शन बनाना है तो एक तो पी टाइप का चाहिए अर्धचालक और एक एन टाइप का, यानी कि बाह्य अर्धचालक चाहिए। शुद्ध से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शुद्ध किसी काम के नहीं, पता चल गया, क्योंकि चालकता उनकी कम है। तो यहां पर हमने ये ले लिया, मान लीजिए ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। ऐसे मानने से, ऐसे लिखने से थोड़ी ना चलेगा, अरे बनाना पड़ेगा। क्या पी टाइप को समझाने के लिए मैंने एक चीज बताई थी, पी टाइप में कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं, होल्स। तो यहां पर अगर मैंने होल्स बना दिए तो यार ये मान लो मैंने 3 होल्स बनाए हैं, 6 होल्स बना दिए, तो यार होल्स के कारण तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको उदासीन बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये है वो अचल ग्राही, अरे नेगेटिव तो ग्राही, एन ए, तो ये उतने ही आएंगे ताकि ये ग्राही के साथ में ही तो एक होल आया था। तो यही तो रिप्रेजेंट करने का तरीका था। अच्छा वो जो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका वो वीबी और सीबी वाला भी था। वीबी और सीबी में वो एक लाइन आई थी अशुद्धि की, पी टाइप में कहा आई थी, वीबी के पास, क्योंकि होल्स कहाँ होते हैं, वीबी में। तो होल्स वाले इधर। अच्छा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, सीबी के पास। और जहां पर बीच में कुछ नहीं आया रहा वो नेज, नेज के अंदर बीच की कोई लाइनें नहीं आई थी, बस सीबी और वीबी ही आया था। अच्छा ये आ गया हमारे पास में पी टाइप। अच्छा एन टाइप में कौन होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण तो एन टाइप नेगेटिव हो जाता। तो इसमें क्या है, अचल दाता परमाणु अशुद्धि वाले, तो ये हमने यहां बना दिया। अच्छा लेकिन जैसे ही मैं ये रखूंगा ना, बन गया पीएन जंक्शन। लेकिन उस दौरान क्या क्या हुआ होगा, 2 प्रकार की धाराएं बनी होगी। तो मैं इसको स्लो मोशन में अंदर की तरफ चीजें बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, क्या होता, वरना तो ऐसे रखते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो गया, डायोड बन गया। वेट थोड़ी ना करेगा, वे 4 दिन लगेंगे, अभी बन रहा है हलवा, मावा डालेंगे, ऐसा नहीं है। तो जो बन गया वो बन गया ऐसे। तो यार अब यहां पर देखते हैं यार इसमें क्या है। मैं बहुसंख्यक के बारे में बात करता हूं कि बहुसंख्यक आवेश किस में कौन से हैं। यार इसमें बहुसंख्यक कौन से हैं, पी टाइप में इसमें होल्स बहुसंख्यक है या कोटर, और इसमें कौन है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं क्या कि यार ये जो होल्स के बारे में, ये तो हमने बहुत बताया, होल्स जो है, होल्स की यहां पर उच्च सांद्रता है, सांद्रता, और यहां पर होल्स की निम्न सांद्रता है। क्यों, यहां होल्स है क्या। अच्छा वापस से ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अरे यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए हैं, सॉरी होल्स जो दिखाए हैं, ये होल्स कहां से आए, अशुद्धि ग्राही परमाणु आयन के साथ। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ताप द्वारा बॉन्ड टूटने पर जो बने होंगे। लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन टूट बने होंगे तो होल्स भी तो आए होंगे। तो वहां होल्स भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन यहाँ पर होल्स जो ये वाले आए हैं ये अशुद्धि के साथ आए बहुत ज्यादा, तो इन्हीं को दिखा देते हैं, क्योंकि वो तो 10,000 गुना कम है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी है, पी टाइप में होल्स बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक कौन है, होल, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसमें बहुसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन, इसमें अल्पसंख्यक कौन है, होल्स। अच्छा वो होल्स जो अल्पसंख्यक है वो कहां से है, ताप वाले बॉन्ड टूटने से जो बने होंगे वो है। तो यानी कि होल्स की सांद्रता यहां पर हाई है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। अच्छा इलेक्ट्रॉन के लिए भी बात कर लूं। अच्छा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहानी है, यहां इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन यहां पर अल्प यानी कि निम्न सांद्रता है, अल्पसंख्यक है तो। और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, उच्च, हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता।
तो यार एक चीज ध्यान से सुने, यार सांद्रता वाला वर्ड केमिस्ट्री में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि अगर सांद्रता अलग अलग है तो उसके कारण भी कुछ प्रवाह होते हैं, और अगर सांद्रता में परिवर्तन अलग अलग, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अगर कुछ भी प्रवाह हो रहा है तो उसको बोलते हैं विसरण या डिफ्यूजन। तो यहां पर देखिए यार, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता होल जाएंगे यहां से यहां, तो ये होल का फ्लो कहां से कहां हुआ? होल का फ्लो पी से एन हुआ, पी से एन जो है वो होल्स का फ्लो हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा है? एन में, और पी में कम है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एन से पी हुआ। तो यार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता दोनों तरह के चार्ज गए हैं। अब ध्यान से सुने, लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर परेशान करने वाला। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इधर चले गए होंगे क्योंकि हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए। उधर से इधर क्या है? होल्स क्या सही में आए होंगे? इलेक्ट्रॉन गए होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? नहीं, अशुद्धि वाले तो जा ही रहे हैं ना, ये रहे ना अशुद्धि वाले तो जा रहे हैं यहां पर। अच्छा यार, याद करो होल्स का मोशन हम कैसे देखते हैं? होल्स का मोशन देखते हैं पुनर्संयोजन से, और पुनर्संयोजन में कहीं से टूटे हुए इलेक्ट्रॉन जाकर उस होल में बैठ जाएंगे तो वो होल गायब हो जाएगा, ये वाला होल दिखे। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन गया है उसके साथ कोई होल होना चाहिए था, तभी तो होल यहाँ अकेला दिखेगा। अगर अगर ये अकेला इलेक्ट्रॉन ही होता और वो वहां जाके उसको बंद कर देता तो फिर तो एक होल की कमी हो गई। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के साथ में एक होल होना चाहिए था, तभी तो ये उधर जाएगा और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होल दिख जाएगा, जैसे मानो वहां का होल इधर आ गया है, तो होल की गति। तो ये इलेक्ट्रॉन होल्स कौन किस में साथ में आते हैं? ये ताप द्वारा उत्पादित। तो यार जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो यहाँ बॉन्ड तो कंटिन्यूसली टूट रहे हैं, और भी टूट रहे हो तो हमने दिखाया नहीं, दिखाया तो हमने बहुसंख्या का है ना, तो हमने दिखा ही नहीं है। तो यहां से वो बॉन्ड टूट रहे होंगे और टूटते हुए इन होल्स में जा रहे होंगे और यहाँ पर होल्स रह गए होंगे, जैसे मानो वो वाले होल्स कहाँ पहुंच गए? इधर। तो क्वेश्चन में भी बनता है कि जब हम विसरण व धारा के बारे में बात करते हैं तो होल्स का फ्लो हमें पता है पी से एन होता है, क्योंकि पी में होल्स की उच्च सांद्रता है और एन में निम्न सांद्रता है। क्या इसका मतलब यह है, पहला ऑप्शन, कि होल ने गति करना प्रारंभ किया है? पी से होल कभी गति नहीं करते हैं। वो तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक्चुअल में यहां से बंद टूटने के बाद में इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचे हैं, वहां के होल्स को पुनर्संयोजित करके खत्म किया है और यहाँ होल दिख गए, जैसे मानो वहां का होल यहाँ पहुंच गया। तो ये होल्स की गति होती है। ये लैंग्वेज क्वेश्चन किसी फॉर्मूले से नहीं आते हैं, ये तो विजुअलाइजेशन से आते हैं, सुन लिया वो कर लिया, वरना नहीं कर पाते हैं चीजों को। वरना तो कि सर ये फॉर्मूला वाला सब हो जाता है, ये नहीं होता है, वो ये कहानी आती है, उसके लिए सुनना पड़ता है। अच्छा यहाँ पर देखें, यहां से यहां पर इधर, अरे चार्ज जा रहे हैं, क्या ये फ्री चार्ज है? अरे इलेक्ट्रॉन होल्स तो मुक्त चार्ज है, और मुक्त चार्ज जब भी गति करते हैं तो धारा आती है, क्या पॉजिटिव इधर से इधर जा रहा है? तो पॉजिटिव इधर से इधर जाएगा तो इधर की तरफ करंट, क्या नेगेटिव इधर जा रहा है तो करंट इधर, यानी करंट तो पी से एन ही आ रहा है। क्या ये सांद्रताओं में परिवर्तन के कारण आया करंट है? और सांद्रताओं में आया परिवर्तन के कारण जो करंट होता है वो तो सांद्रता के कारण प्रवाह, विसरण, तो इस वाली धारा को विसरण धारा। तो यार इसके कारण जो करंट आया वो करंट अभी भी कहां से कहां आया? पी से एन। अच्छा, ऐसे इसके कारण भी जो करंट आया वो कहां से कहां आया? पी से एन। यानी कि इन दोनों धाराओं को हम क्या बोलते हैं? विसरण। तो विसरण या फिर डिफ्यूजन करंट। विसरण धारा क्यों बोला है? क्योंकि ये ड्यू टू सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन डिफरेंस उसके कारण आया है, और कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण तो विसरण ही वर्ड यूज करते हैं, डिफ्यूजन लिखो इसको। एक प्रकार की धारा हो चुकी है।
कोई मॉड्यूल आएगा करके लाए होगे? क्वेश्चंस क्वेश्चन करके लाए होगे? क्यों मुझे नहीं लगता पीएन जंक्शन को 5 मिनट में आगे कुछ बढ़ा पाएंगे, कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे हम उसमें। इसमें पीएन जंक्शन बचेगा भैया अब हमारा, एक डायोड के सर्किट वाले क्वेश्चन और एक रेक्टिफायर, ये 3 टॉपिक बच रहे हैं इसमें छोटे छोटे। जंक्शन वाला थोड़ा सा बड़ा है। टेस्ट में पीएन जंक्शन से पहले तक आएगा। एक बार फिर से, अच्छा तुम्हारे क्वेश्चन मैंने 1 से 40 तक दिए थे क्या? अरे यार इसमें तुम्हारे में तो ऐसे 36 तक ही खत्म हो गए हैं, सब में अलग अलग ही यार। 36 तक ही करना है भाई, है ना? और 36 में भी जो नहीं हुए होंगे वो वापस से करो। देखो एक क्वेश्चन दिख मेरे को वही, 35 नंबर एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। 35, एक पीएन संधि में, संधि में यहां तक पढ़ाया उसी का क्वेश्चन दिख गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। एक पीएन संधि में एक होल पी से एन की ओर विसरित होता है। इस लाइन का मतलब विसरित, पी से एन की तरफ एक होल विसरित होता है, मतलब उच्च सांद्रता होल की उधर है और इधर निम्न है, तभी तो पी से एन गया है, विसरित हो रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला इसका तात्पर्य क्या है। मुझे नहीं पता है कि ये पूछ रहा है, हम तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज 4 ऑप्शंस है, मुझे जो मेरे को तो जहां तक जो तुम बोल रहे हो वही है, शायद वही होना चाहिए लैंग्वेज में। एन सिरे पर, और पहला इसका तात्पर्य है, एन सिरे पर एक बंध टूटता है और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन चालन बेंड में कूदता है। देखते हैं, हो सकता है। पी सिरे से एक चालन इलेक्ट्रॉन टूटे हुए बंध को बनाने में के लिए कूदता है। पी सिरे से एक चालन इलेक्ट्रॉन टूटे हुए बंध को बनाने के लिए कूदता है। पी सिरे में इलेक्ट्रॉन कूद, उसमें पी में नहीं, नहीं। एन सिरे पर एक बंध टूटता है और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पी सिरे पर टूटे हुए बंध पर उसे बनाने के लिए कूदता है। आ गई भैया, चैप्टर ही निकाल दिया उसने। सेम देखो, सेमीकंडक्टर 0 4 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप इलेक्ट्रॉन बिंदु नहीं। इतने, जबकि हमने तो उसका नाम भी नहीं लिया अभी। नाम लेते हैं तब एक्टिव होना चाहिए इसको। आ गई तो वही वही चीज है, एन सिरे से टूटेगा और पी सिरे की तरफ जाएगा। अच्छा, सिरे को सिरी पढ़ लिया उसने, सुन लिया। हाँ, सिरे को सिरी सुन लिया उसने। लेकिन सिरी में भी नहीं बोलते ना, अभी मैं बोलूं सिरी नहीं है। हाँ मैं बोलूंगा है सिरी, ये अब आया। है बोलना पड़ता है तब जाके है भी बोला था कि ये एक सिरे को है सिरे लो भाई, बाकी मिलते हैं टेस्ट के बाद, और संडे वहां टेस्ट के बाद वहां किसका मॉडल है, भूल ही गई है तो। क्या डीएसएस सर बोल रहे थे? तो उनसे बोलो कि आपको आना है, उनसे बोलना, उनकी क्लास है ना कल। उनके पिताजी आ गए, तो पिताजी तो आर्मी वाले हैं, स्पोर्ट्स में तो बहुत फॉलो कर। हाँ, दो
तो ये तुम आपस में एडजस्ट करो कि किसने बोला है पहले।